अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर हेयर। आज हम कार्डियोवास्कुलर न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी का यूनिट 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि हीमोस्टेसिस क्या है। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, द सेल एंड जनरल फिजियोलॉजी। ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखते हैं हीमोस्टेसिस क्या है। हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है आपकी बॉडी का? ईसीएफ, जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा। ईसीएफ को हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इसके अंदर मौजूद जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर हम उसको नॉर्मल स्टेट में, नियरली कांस्टेंट स्टेट में, जिस हालत में वो नॉर्मली होना चाहिए उसी हालत में रखते हैं या उसके नियर अबाउट रखते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो द term homeostasis is used by physiologists to mean maintenance of nearly constant condition in the internal environment। आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो कि ईसीएफ बना रहा होता है, ठीक है, वो क्या है कि आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? हीमोस्टेसिस। तो आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन हैं, टिश्यू है, वो सब मिल के काम कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो एक कंडीशन है वो एक कांस्टेंट स्टेट में रहे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहाँ वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी, ठीक है। जबकि किडनी क्या करता है? किडनी भी कांस्टेंट आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। जीआईटी का काम क्या है कि वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये विद इन स्पेसिफिक रेंज हो रहा होता है, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग सिस्टम, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं हम। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इन 2 स्टेजेस। मोस्टली क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो ईसीएफ है, वो 2 स्टेजेस में आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है। सबसे पहली स्टेज क्या है? द फर्स्ट स्टेज इज मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी इन ब्लड वेसल। सबसे पहले वो क्या करता है? ईसीएफ ब्लड वेसल के अंदर आता है, ठीक है। सेकंड स्टेप उसका क्या है कि वो ब्लड वेसल से सेकंड is the movement of fluid between the blood capillary and intercellular spaces between the tissue cell। अब दूसरी स्टेज क्या है कि ब्लड सेल वेजल्स तक तो पहुंच गया, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज तक तो पहुंच गया। अब उसने क्या करना है कि कैपिलरीज और इंटरसेलुलर स्पेस के दरमियान अगर उसने एक्सचेंज करना है अपना, तो वो इस तरह करेगा, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट क्या है कि मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू बॉडी इन ब्लड वेसल, और सेकंड मूवमेंट क्या है? फ्लूइड बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द टिश्यू सेल। तो दूसरी मूवमेंट आपकी कैपिलरीज और इंटरसेलुलर स्पेस के दरमियान होती है। As the blood passes through the blood capillaries, continuous exchange of ECF extracellular fluid also occurs between the plasma portion of blood and the interstitial fluid that fill the intercellular space। अब जैसे ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव करता है, तो कॉन्टिन्यूसली जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वहां से जो भी कंटेंट है, आयंस हैं, साल्ट्स हैं, वो कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। और जो कैपिलरीज की वॉल है वो परमिएबल होती है, इसी बिहाफ पे
वो आराम से एक्सचेंज का प्रोसेस करने देती है, एक्सेप्ट लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो जो आयंस हैं, साल्ट्स हैं, उसकी निस्बत बड़ा होता है, इसलिए वो कैपिलरी वॉल से पास नहीं हो सकता। अब ये देखें, इधर बात की हुई है लंग्स से। अब जो हार्ट, लेफ्ट हार्ट पंप करेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी जीआईटी में, किडनी में, ब्लैडर में और ओवरऑल आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिलरीज के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, वो मेटाबॉलिज्म करेगा, जिस भी पार्ट पे सेल पे जाएगा। मेटाबॉलिज्म के बाद ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन की वजह से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू आपके राइट हार्ट की तरफ मूव करता है, राइट हार्ट से मूव करके वो आपके राइट लंग की तरफ मूव करता है। अब ये एक पिक्चर दिखाई है जिसमें उन्होंने बताया कि कैपिलरीज में जब जो आर्टरियोल्स हैं, वेन्स हैं, तो कंसीडर करें कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जब वो जाता है ब्लड, तो वो और जो ईसीएफ है और ईसीएफ के साथ इंटरस्टिशियस फ्लूइड जो है वो कॉन्टिन्यूअल एक्सचेंज कर रहा होता है कैपिलरी के थ्रू। ये जितने भी एरो शो किए हैं इसी बात को डिनोट कर रहे हैं कि आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कैपिलरी के साथ कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज कर रहा होता है मटेरियल का। तो इधर, और ये जो कॉन्टिन्यूअस एक्सचेंज है ये किस तरह पॉसिबल होता है, ये मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली जो इधर ईसीएफ में इंटरस्टिशियस फ्लूइड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर करें, आयंस कंसीडर करें, सॉल्ट्स कंसीडर करें, तो ये सारे क्या हैं, कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं, काइनेटिक मोशन शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। और जो हमारी कैपिलरीज हैं उसके पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ही उसकी 50 माइक्रोमीटर्स के डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, जिसकी बिहाफ पे जो एक्सचेंज का प्रोसेस है वो क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। अब हम अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें ईसीएफ में कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह और अपने आप को, अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल करना। तो जैसे ही ब्लड पास करता है लंग्स के थ्रू तो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दे जाता है। तो इस तरह कॉन्टिन्यूअल एक्सचेंज हो रहा होता है एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान, ठीक है। और एल्वुलर जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, 0.4 to 2 माइक्रोन तक होती है। अब इसके बिहाफ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जल्दी से मूव कर जाती है, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब जीआईटी की बात करें, जीआईटी का काम क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का काम क्या होता है, जैसे ही आप कोई फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट कहाँ होती है, आपके जीआईटी ट्रैक के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। वहाँ पे जब आप खुराक खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड जो बनते हैं वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब लिवर की या दूसरे ऑर्गन की बात करें तो जो आपका जीआईटी है वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाता। जीआईटी के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वो कंपोजिशन चेंज कौन करता है, आपका लिवर। तो जैसे ही आपका लिवर के अंदर कुछ जो सब्सटेंसेस कह लें उसकी
टेक्सचर चेंज होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूसरी बात कि लिवर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बॉडी से वेस्ट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरह आपका जो ECF है उसके अंदर कोई भी कंसंट्रेशन वो एक्सीड नहीं करती, स्पेसिफिक अमाउंट में रहती है। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कौन सा होता है, आपके मसल्स और जॉइंट्स का। इसके भी पे आप वॉक करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये भी एक हीमोस्टैटिक एक्टिविटी मेंटेन करने में हेल्पफुल है। आपको सर्दी लगती है, आप गर्म एरिया में मूव करते हैं, आपको प्यास लगती है, आप पानी की तरफ पानी पीने मूव करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसको अगर हम देखते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी चलने की वजह से, वॉक करने की वजह से आपको एक हीमोस्टैटिक फंक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं, पहले हमने बात की हीमोस्टेसिस क्या है। हीमोस्टेसिस में हमने देखा कि आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट अगर कांस्टेंट रह रहा है या उसके नियर अबाउट रह रहा है तो वो आपका हीमोस्टैटिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरह इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो मेंटेन रह रही है ECF में। अब बात करते हैं जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह बॉडी से मूव करते हैं। तो सबसे मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि आपके लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सपेल हो जाता है जब आप एक्सपायरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप ब्लड आता है लंग्स की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई के अंदर जल्दी से मूव करके एक्सपायरेशन के थ्रू मुंह से बाहर चली जाती है। किडनी की बात करें, किडनी जैसे ब्लड किडनी से पास करता है वो मोस्टली जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस होते हैं टॉक्सिक, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और दूसरे जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में आयंस आ जाए, वाटर आ जाए उसको आपकी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्पफुल है। आपकी जो किडनी है आपने इसका FSC में फंक्शन डिटेल के साथ पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस के अंदर वो ये एब्जॉर्ब करता है कुछ हद तक जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद फिल्टर मटेरियल होता है, उसके अलावा रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है जो आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हैं, वाटर हैं, जहाँ जहाँ अगर वो बॉडी से एक्सपेल हो रहे हैं, उसकी नीड है बॉडी में, तो उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू आप जितने भी मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया या यूरिया के डेरिवेटिव्स, उसको हम बॉडी से किडनी के थ्रू एक्सपेल कर देते हैं। अब GIT में रिमूवल किस तरह हो रहा है, जो जितनी भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसिस के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाती है। लीवर की बात करें तो लीवर का काम क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन का। अब डिटॉक्सिफिकेशन के जितने भी वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि आपके लीवर के थ्रू डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, एलिमिनेट होके GIT के थ्रू बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। लीवर से GIT में मूव करेंगे, GIT से बॉडी से एक्सपेल हो जाएंगे। अब आपके बॉडी सिस्टम में मौजूद रेगुलेशन की बात करें, आपका फंक्शन कैसे रेगुलेट हो रहा है, दो तरीकों से होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन या हार्मोनल सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स हैं, सेंसरी, सेंट्रल और मोटर आउटपुट। सबसे पहला पार्ट क्या है, सेंसरी इनपुट पोर्शन, दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और तीसरा मोटर आउटपुट पोर्शन। जो सेंसरी इनपुट है वो क्या करेगा, सेंस करेगा किसी भी जो आपने हीट को टच कर लिया है, आपको पेन हो रहा है, उसको सेंस करेगा आपका सेंसरी इनपुट पोर्शन। उसके बाद उसके सिग्नल जाएंगे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो मोटर आउटपुट शो करेंगे कि सेंस करेंगे, ब्रेन सेंस करेगा कि पेन है
अगर आपने गर्म चीज पे हाथ रख लिया है तो ब्रेन सेंस करेगा कि आपने एक गर्म चीज पे हाथ रखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो मोटर एक्शन के थ्रू आपका हाथ हटा लेगा उस चीज से। ठीक हो गया। अब आपकी स्किन, आपका ईयर एज ए सेंसरी फंक्शन काम कर रहे होते हैं। ब्रेन क्या करता है, इस सब को सेंस करता है और लेके इसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन करता है। इसको आपकी जो डिटर्मिनेशन है, एम्बिशन है, थॉट्स आती हैं, इंफॉर्मेशन सारी की सारी ब्रेन के अंदर स्टोर हो रही होती है। और इसका जो लेवल है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा होता है, मोटर फंक्शन के थ्रू। अब उसके बाद हार्मोनल नर्वस सिस्टम की बात करें तो 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, और आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन है वो ईसीएफ के अंदर चला जाता है और वो फिर सेल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। अब हार्मोन के अंदर क्या आता है, थायराइड हार्मोन है जो कि आपका मेटाबॉलिज्म को देखेंगे, आपके जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको देखेंगे। इंसुलिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को देखेगा। एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन क्या करेंगे, आपके जो सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसकी जो कंट्रोल है उसको देखेगा। पैराथाइड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की कंसंट्रेशन का कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपके मस्कुलर सिस्टम है, सेक्रेटरी एक्टिविटीज हैं, हार्मोनल सिस्टम है, सबको ओवरऑल रेगुलेट आपका नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। अगर हम पहले हमने बात की आपके बॉडी के रेगुलेशन की, अब हम बात करते हैं आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है। तो 2 सिस्टम आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एक इम्यून सिस्टम और इंटेगुमेंटरी सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सेल, जो मेजर इम्यून सेल्स हैं वो आपके व्हाइट ब्लड सेल, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि आपके थाइमस, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल्स में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको जैसे ही कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंटर होता है आपकी बॉडी में, ये काम क्या करते हैं कि उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको जाके बाउंड कर लेते हैं और इनगल्फ करके उसको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है वो 2 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद आने वाले जो वायरस, बैक्टीरिया हैं उसको किल करता है। पहले तो इसको वो डिटेक्ट करता है कि आया कि मेरे पार्ट का बॉडी पार्ट है या बॉडी पार्ट का हिस्सा है या बाहर का हिस्सा है। इसको डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि फैगोसाइटोसिस के थ्रू अगर एक्सटर्नल पार्ट है उसको इनगल्फ करके खत्म कर देगा। अब इंटेगुमेंटरी सिस्टम क्या होता है, आपकी जो स्किन का सिस्टम है, आपके नेल, हेयर्स, ये सारे मिलके इंटेगुमेंटरी सिस्टम बना रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, आपके जो स्किन है वो आपके जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं उसको कवर कर रही है। ठीक है, आपका जितनी भी आप देखेंगे स्टमक नजर नहीं आ रहा आपको, बाहर से दिल नजर नहीं आ रहा, लिवर नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, स्किन की वजह से। स्किन की लेयर ऊपर है मौजूद। अब ये जो लेयर है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको कुशनिंग प्रोवाइड करती है, कवर करती है सारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके अलावा जो इंटेगुमेंटरी सिस्टम है इसका काम टेम्परेचर रेगुलेशन का, पसीना आता है आपको, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है तब आपके बॉडी से जो पसीने के थ्रू वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो इस तरह आपकी जो स्किन है वो बड़ा हेल्पफुल है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए। तकरीबन 12 से 15% तक बॉडी वेट होता है स्किन का। अब रिप्रोडक्शन भी एक हीमोस्टैटिक प्रोसेस है, किस तरह कि जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही मरते हैं या उससे कम मरते हैं। तो ये एक एनवायरनमेंट के अंदर, ये एक सोसाइटी के अंदर हीमोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन रखता है। हीमोस्टेसिस क्या है, बेसिकली आपका एक ही जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखना। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन पे कि रिप्रोडक्शन के थ्रू
न्यूली बॉर्न बेबी पैदा होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। अब ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये क्या कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट को जो एनवायरनमेंट है उसको नॉर्मल से एक्सीड कर रहा है। अगर इसको हमने कंपनसेट करना है तो डेथ्स का जो फिनोमेना है वो होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्सीडिंग लेवल है वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है। अब यही बात करें, अगर डेथ होती जा रही है तो उसको वापस रिप्लेनिश करने के लिए, उसको वापस नॉर्मल हालत में लाने के लिए न्यूली बॉर्न का पैदा होना ज़रूरी है, ऑफ स्प्रिंग का बढ़ना ज़रूरी है, जो कि होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह क्या है कि आपका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ये हीमोस्टैटिक बैलेंस लाने में बड़ा हेल्पफुल है। तो आज के लेक्चर में हमने हीमोस्टेसिस किया, उसकी डेफिनेशन देखी है, हीमोस्टैटिक कंट्रोल देखा है, हमने ये देखा है कि आपकी बॉडी के अंदर ECF जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह मेंटेन रहता है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह मिलते हैं, बॉडी से प्रोडक्ट्स किस तरह एलिमिनेट होते हैं, और एंड पे हमने उसकी प्रोटेक्शन देखी, किस तरह आपका बॉडी सिस्टम प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।